नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। ये राह नहीं आसान, 24 का चुनाव है और जीत कर जाना है। देश में एक और मोदी और उनके सहयोगी दल तो दूसरी ओर विपक्ष का इंडिया गठबंधन। एक और राम मंदिर की राह तो दूसरी तरफ विपक्ष बेपरवाह। निश्चित तौर पर देखिए, आज जनता मांगे जवाब में जीत की हसरत की और विपक्ष के राजनीतिक कसरत पर हम बात करेंगे। दरअसल विपक्ष का इंडिया गठबंधन ऐसा है जिसमें अलग अलग विचारधारा वाले दल एक साथ जुड़े हैं। उनका मकसद एक है, बीजेपी के खिलाफ एकजुटता और 2024 में मोदी को चारों खाने चित करना। अभी तक विपक्षी दलों की देश के अलग अलग हिस्सों में 4 बैठकें हो चुकी हैं जो करीब करीब बेनतीजा रही हैं। दावे हर बार हजार होते हैं कि हम साथ साथ हैं, हम एक हैं, लेकिन विपक्षी एकता कितनी मजबूत है वो किसी से छिपी नहीं है। जिन विषयों पर विपक्ष में एक राय बननी चाहिए वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि विपक्षी गठबंधन मोदी से कैसे पार पाएगा। क्या चुनाव से पहले गठबंधन में जो बिखराव है उससे विपक्ष पार पा पाएगा? इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में करेंगे चर्चा। जीत की हसरत, गठबंधन की कसरत। न गठबंधन का संयोजक, न सीट शेयरिंग और पीएम का फेस भी नहीं है। पीएम मोदी से आम चुनाव की रेस में विपक्षी गठबंधन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। विपक्षी गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी हैं जिसका नतीजा 0 ही रहा। अब एक बार फिर विपक्ष सहयोगी दलों को लेकर एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। पिछले महीने नई दिल्ली में आयोजित विपक्षी गठबंधन की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की बातचीत को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने 31 दिसंबर 2023 तक सीट बंटवारे के विवरण को अंतिम रूप देने की मांग की थी। हालांकि ये टाइमलाइन बीत चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे पर आम सहमति नहीं बन पाई है। अब इससे पहले प्रमुख दलों की दावेदारी सामने आने लगी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जहां कांग्रेस को 2 से अधिक सीटें देने के लिए तैयार नहीं दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी हिंदी भाषी राज्यों में अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। कांग्रेस की लोकल बॉडी भी समझौते करने के मूड में नहीं है और 290 सीटों पर एकला चलो रे फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अब जहां कांग्रेस ने बिहार के लिए 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, तो वहीं यूपी में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने पर जोर दिया है। उधर भले ही टीएमसी ने बंगाल में 2 सीटें कांग्रेस को देने की बात कही हो, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन के संयोजक के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अपनी पसंद को दोहराया है, जिसकी दौड़ में खुद नीतीश बाबू भी शामिल हैं। उधर 3 बैठकों से पहले पटना की पहली मीटिंग में ही आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नाराजगी खुलकर सामने आई थी। आपके नेताओं ने दिल्ली सर्विस बिल के मुद्दे पर कांग्रेस के रवैये पर सार्वजनिक तौर पर गठबंधन से अलग होने की धमकी दी थी। अब विपक्ष के नेता भले ही कहें कि मोदी से निपटने के लिए हैं तैयार हम, लेकिन पेच बहुत सारे हैं और अब देखना यह है कि मोदी के 2-2 हाथ के लिए विपक्ष अपनी रणनीति कब तक और क्या बना पाता है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। सत्ता की हसरत, गठबंधन की कसरत। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए कई मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत मिश्रा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कार्तिकेय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। कार्तिकेय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बबीता अहलावत हमारे साथ जुड़ी हैं। बबीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए निशांत ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कार्तिकेय जी आपसे करूंगी और आपसे इस चर्चा की शुरुआत इसलिए भी क्योंकि बीजेपी निश्चिंत है। उनकी जो लाइन चल रही है, वो जिन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, जिन मुद्दों पे चल रहे हैं, जिस तरह से लोकसभा 24 की तैयारी चल रही है, उनकी लाइन एक अलग है, उस पर मैं बाद में आऊँगी। लेकिन जहाँ तक गठबंधन बहुत चर्चा में है और लगातार एक होने की जो बात जताई जा रही है, दिखाई जा रही है, यह कहा जा रहा है कि हम साथ हैं। ऐसे में चाहे ममता बनर्जी का स्टेटमेंट हो या कांग्रेस की सीट शेयरिंग की बात हो या दूसरी तरफ से जो एक जो साथ के जो दल हैं उनके जो स्टेटमेंट्स हैं,
कोई कहता है खड़गे को संयोजक बना दीजिए, नीतीश की अपनी एक अलग लाइन चल रही है, उनके अपने अलग एक सपोर्टर्स हैं, कांग्रेस की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी है। तो ऐसे में जिस गठबंधन को आम आदमी पार्टी, वो एक अलग उनकी नाराजगी की बात है, तो ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों को लें तो ये गठबंधन एक नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इलेक्शन आएगा वो एकला चलो पे चले जाएंगे, और ये इस एकला चलो का फायदा जो जाएगा पूरा पूरा जो उठाएगी वो बीजेपी उठा लेगी। राखी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरी आवाज इस बार आ रही है। देखिए, आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि गठबंधन अभी तक बेनतीजा रहा है। मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। वो इसलिए सहमत नहीं हूँ कि इंडिया गठबंधन बनता है, उसकी तमाम पार्टियों के वरिष्ठ नेता मिल चुके हैं। उस गठबंधन के अंतर्गत मीडिया की कमेटी बन चुकी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन चुकी है, मैनिफेस्टो कमेटी बन चुकी है, तमाम चीजों पे काम चल रहा है। हर महीने हमारी मीटिंगें होती हैं, उसकी क्या रूपरेखा तय, क्या बातें होती हैं, वो बाहर निकल करके आती हैं। दूसरी तरफ एक एनडीए गठबंधन है। पिछले 10 सालों में, मैं आप मीडिया में है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितनी, कोई बता सकता है उनकी कितनी बैठकें हो गई, संयोजक के रूप में क्या काम कर रहे हैं, उनमें कौन सा कोऑर्डिनेशन होता है, वो कौन कौन सी सीटों पे लड़ने वाले हैं। नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है। उनका कॉन्फिडेंस कहता है, उनका चेहरा, पीएम मोदी का चेहरा इतना बड़ा है कि उनको कोई, वो वैसे भी वो तो शुरू से कह रहे हैं कि हमारे लिए इंडिया गठबंधन कोई चुनौती है ही नहीं, ये सब बिखर जाएंगे। देखिए, ये मैं आपने एक बात और कही थी, आप नजर आ रही, जिसको देश के बारे में कुछ पड़ी ना हो वो निश्चिंत ही होता है, और लोगों को उसकी चिंता होती है। 10 साल में लोगों को उस बात की चिंता है कि जो जिसको हमने केंद्र सरकार में चुना, उसको जनता के मुद्दों से कोई सरोकार है नहीं। एक व्यक्ति को कभी भगवान राम की उंगलियों दिखा दिया जाता है, कभी उस व्यक्ति को भगवान से बड़ा दिखा दिया जाता है, कभी उनको विष्णु का अवतार बता दिया जाता है। लेकिन देश के सामने कितने गंभीर मुद्दे हैं उसके बारे में बात करने को तैयार ही नहीं होते। बार बार विपक्ष में कितनी गठबंधन की सीटें हैं, विपक्ष के लोग एक नहीं हो रहे हैं, विपक्ष के लोग अलग हो रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से हमेशा पूछता हूँ, क्या ये बता सकते हैं कि बिहार में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे वर्तमान स्थिति में? क्या ये बता सकते हैं कि महाराष्ट्र में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने आ रहे हैं? हाँ, ये जरूर है कि इनके जितने भी बड़े घटक इनके साथ थे, चाहे वो अकाली दल था, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना थी, चाहे एआईडीएमके तमिलनाडु थी, तमाम लोग इनका साथ छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि देश की जनता इनका साथ छोड़ना चाहती है। तमाम बड़े मुद्दे आज देश के सामने हैं, जिसको लेकर एक गठबंधन अपनी मैनिफेस्टो के ऊपर काम कर रहा है। वो सामने से इनसे बेहतरीन और किस तरीके से हम विकल्प लेकर के सामने आ रहे हैं, लोगों के सामने है। इसी का नतीजा है कि आप 22 तारीख को देखिए, 22 दिसंबर को एक बड़ी दिल्ली में जंतर मंतर पर जब इन्होंने 147 सांसदों को चुप कराया, संसद से बाहर निकाला डर करके, उनसे सवाल ना पूछ लिए जाएं, उसके विरुद्ध बोला गया है। हमारे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो वो 10 सालों में 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इनको गिराने को कुछ है नहीं, जवाब देने की ताकत और हिम्मत नहीं है, तो ये 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रहते हैं। तो देश के लोगों को जवाब तो आपको सामने से आकर के देना होगा ना। आप कब तक बसते रहोगे? आप कब तक देश की जनता को नहीं बताओगे कि भाई हमारे ऊपर 205 लाख करोड़ का ऋण हो गया है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, किसानों को हमने बोला था 2022 में आया आपकी दोगुनी कर देंगे, अग्निवीर के जवानों को हमने किस तरीके से छला, वहां पर जवानों के साथ खिलवाड़ कर दिया, पहलवानों के साथ खिलवाड़ किया, और अभी जो ट्रक चालक थे उनके साथ किस तरीके से रवैया इनका रहा था। तो एक कोई ऐसा वर्ग नहीं है राखी जी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पे लाने को मजबूर नहीं कर दिया, चाहे जवान, किसान, पहलवान, ट्रक ड्राइवर चालक हो, छोटी रेडी पटरी वाले हो, छोटे कारोबारी हो, तमाम लोगों को इन्होंने सड़कों पे लाने को मजबूर कर दिया है। तो बार बार बातें गठबंधन से ज्यादा मुझे लगता है ये बातें होनी चाहिए कि ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों का क्या इन्होंने 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचाया, क्यों रुपया डॉलर की स्थिति ऐसी है, क्यों हमको महंगी चीजें लेनी पड़ रही है, क्यों हमारी सकल घरेलू उत्पाद अगर बढ़ रहा है तो हमारी खुद की प्रति व्यक्ति आय तो उस तरीके से नहीं। कार्तिकेय जी, मैं मानती हूँ मुद्दे अपनी जगह बहुत प्रभावी होते हैं, ये मुद्दों पे नहीं भी जाएंगे तो भी देश की जनता बहुत समझदार है कि मुद्दों पे बात कर रहे हैं या नहीं। लेकिन हमारा आज का जो विषय था, देखिए मुख्य रूप से जो इलेक्शन होगा 24 में, उसमें कहाँ है बीजेपी के सामने, और मुझे लगता है एक गठबंधन के रूप में, बड़ी ताकत के रूप में शुरू से इस बात की चर्चा थी कि आप सब लोग तैयार हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए आज इस बात की चर्चा हो रही है कि आप उन मुद्दों को लेकर जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। जनता भी समझ रही है, यदि उसे कोई डिनाई करेगा, उन मुद्दों पे बात नहीं करेगा, समझेगा। लेकिन बात स्टैंड लेने की है। आज यदि बीजेपी उन मुद्दों पर बात नहीं करती है या ध्यान भटकाने की कोशिश करिए, कुछ भी कह लीजिए, चलिए मान भी लूं मैं आपकी बात को, लेकिन क्या विपक्ष वो मादा रखता है एकता के साथ कि आप उन मुद्दों पर एक प्रेशर डाल के या उस चीज को एहसास करा के कि हाँ ये मुद्दे हैं, इस पर आप गलत थे और आपको करना चाहिए, ये विपक्ष की जिम्मेदारी है? तो जी ने बताया है, आपके जवाब जरूरी हो गया, क्या आप क्या करेंगे? कार्तिकेय जी,
आप महाराष्ट्र लेकर के आप तमिलनाडु चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, सारी जो क्षेत्रीय पार्टी उनके अपने मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर के और साथ में केंद्र का जो देश के मुद्दे उनको समाहित करके ये गठबंधन बना हुआ है। आप चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए, जो हमारी शिवसेना के साथ गठबंधन उद्धव ठाकरे के साथ, उनके अपने मुद्दे हैं। जो एनसीपी है उसके अपने क्षेत्रीय मुद्दे होंगे और उन मुद्दों के साथ का ही ये गठबंधन है कि उन क्षेत्रीय मुद्दों के साथ जो देश के सामने मुद्दे हैं उसको हम किस तरीके से सामने रख सकते हैं, एक मन से रख सकते हैं। इसीलिए ये साझा गठबंधन हो रखा है, उसमें सबको अपनी बातें रखने का हक मिलता है, तभी वो मीटिंगें 4-4, 5-5 घंटे की होती हैं। और रही बात संयोजक की कि हम किसको प्रधानमंत्री पद बना रहे हैं, देखिए हर ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति सम्मान है, पूरे देश में उनके प्रति सम्मान है। वो दलित इतने बड़ा चेहरा है, इतनी जीवन में इतना संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो उनका नाम तो बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन उसका जवाब वहां पर मल्लिकार्जुन ने ये जवाब दिया था कि पहले हम चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद ही हम तय कर लेंगे चेहरे की बात कहां से आ जाएगी। तो संयोजक की बात करें, वहां पे आप इसकी बात करते हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री की, तो उनका तो साफ साफ सब मानना है और वो खुद गठबंधन के साथ खड़े कि जो चीजें जैसा भी निर्णय होगा वो सबके साथ आ जाएगा। बात है कि आपके गठबंधन के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी उनके घटकों को हराने के लिए तैयार है। उस लड़ाई में हमारे साथ देश की जनता कितना आती है और किस तरीके से काम होगा वो तो परत दर परत पता चलेगा ना। हम कितनी सीट पे आ जाएंगे, हमारा प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा, हमारा संयोजक क्या हो जाएगा, उससे बड़े और उससे जरूरी मुद्दे भी राखी जी। चलिए ठीक है, इस पे भी मैं वापस आऊंगी। थोड़ा सा और मेरे सवाल हैं, लेकिन और भी मेहमान हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए। बबीता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बबीता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, बबीता जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। निशान जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताएं। हाँ निशान जी, एक गठबंधन है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, बार बार विपक्ष को यहाँ आका जाता है, या मैं सीधे खुल के पूछूं तो मुझे विपक्ष जो है वो हारा हुआ सा महसूस क्यों होता है? अब आप ऐसा मत सोचिए कि हारा हुआ मतलब मैं बिल्कुल ही किसी काम का नहीं बोल रही हूं। मेरा कहने का मतलब है पीएम मोदी का चेहरा, बीजेपी की स्ट्रैटेजी, बीजेपी की रणनीति और 24 का इलेक्शन, स्टेट के इलेक्शन हम देख चुके हैं। क्यों विपक्ष पीछे है? कहाँ कमी हो जाती है? कौन सा ऐसा फैक्टर काम कर जाता है जिसमें हम पीछे रह जाते हैं? एक वो चीज होती है ना कि एकता के साथ यदि आप कहीं पे प्रभाव डालेंगे तो जीत कैसे नहीं होगी? धन्यवाद राखी जी। अगर आप बात सीमित, तो आपने मेरा नाम सिर्फ यूपी तक ही डाला। अगर बात आप सीमित नाम में यूपी तक की ही बात करेंगे तो यूपी में आप देखेगा कि सबसे पहले तो मैं आपके लिए बता दूं, पीड़ित दलित और औरत, यानी कि आप सब साथी, आप इंडिया संगठन, आप इतना मजबूत संगठन है। आप आने वाले समय में देखिए, आने वाले समय में विश्व भारत के नंबर 1 स्तर पर क्रूर नीतियों के रोकने के रफ्त के लिए समाजवादी पार्टी के माध्यम से, क्योंकि जिसकी संख्या उसकी उतनी भारी बलशाली, तो उत्तर प्रदेश के होता हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर से रास्ता जाता है प्रथम देश की कुर्सी तक। तो अगर आपने मेरा नाम यूपी तक लिखा है तो मैं यूपी तक ही बता दूं कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां से भारत की प्रथम कुर्सी तक जाता है। और पीड़ित दलित और औरत और आप जैसे पत्रकार साथी, मीडिया साथी, जिन लोगों के साथ में जितनी भी योजना निकाली गई, शिक्षाओं के लिए निकाली गई, शिक्षा है असंतुष्ट, किसानों के लिए निकाली गई, किसान है असंतुष्ट, ट्रक ड्राइवर के लिए निकाली, ट्रक ड्राइवर, अब जिन लोगों के लिए निकाली गई है वही सब असंतुष्ट है। तो काहे की सरकार योजना निकालते क्यों है? लेकिन अब आप इन सब बातों की अगर आप बात नहीं करेंगे तो पीढ़ी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, पीड़ित दलित गठबंधन, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के क्रूर नीतियों वाले रस को रोकने का काम करेगी। और अगर आप विशेषकर मुझसे उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है वो कोई एक मुझे संस्था का नाम बता दे जिसका उद्घाटन क्या हो। और अगर 22 तारीख की विशेष में जाना नहीं चाहूंगा उस बारे में राखी थी, लेकिन अगर बात जब डिस्कस कर लिया तो मेरे बड़े ही पूजनीय सम्मान भारतीय जनता पार्टी के गुरु वैसे ही है, वो बता सकते हैं कि ये चुनावी का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है राम को। श्री राम एक धार्मिक स्थल है, चुनावी मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के क्रूर नीतियों वाले रथ को रोकने का काम, जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी होगी। और आप प्रमुखता से बार बार सवाल कांग्रेस के मेरे साथी बैठे हैं उनसे पूछना चाह रहे थे, तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कांग्रेस इंडिया गठबंधन की तरफ से। आप इंतजार करिए, क्योंकि हम लोग आप मीडिया के माध्यम से बताना नहीं चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है। क्यों? क्योंकि रणनीति कभी बताई नहीं जाती। आप देखिएगा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के क्रूर नीतियों के रथ को रोकने का काम करेगा तो इंडिया गठबंधन करेगा। अच्छा, मैंने निशान जी ये बात इसलिए भी ली थी
क्योंकि और आप सब जगह से बोल सकते हैं, मैंने ऐसा कहा भी नहीं कि आप यूपी तक, हम तो गठबंधन पे बात कर रहे हैं, 24 की बात कर रहे हैं। विपक्ष को हारा हुआ जो मैं एक सवाल जिस लाइन पे लेके जा रही थी इसलिए था, हमने कई, जैसे आपने कई सारे मुद्दे गिनाए, यहां पर एक कहते हैं एक दबाव बनाने की कोशिश कैसे करेगा विपक्ष? आप अपनी मजबूती को कैसे दिखाएंगे? आप अकेले दिखाएं, दुकेले दिखाएं, गठबंधन में दिखाएं, लेकिन दिखाएं तो वो एकता तो दिखे। यहां अभी भी देखिए, प्लीज अदरवाइज मत लीजिए, लेकिन आप भी समझते होंगे जब छोटी छोटी मनमुटाव की चीजें आने लगती हैं ना, तो उसका फायदा दूसरा दल उठाएगा ही, बीजेपी पूरा फायदा उठाएगी। आज भी कांग्रेस की बड़ी बैठक थी, वहां पे खड़गे जी ने एक ही बात बोली है कि देखिए जो भी मतभेद हैं या मनभेद हैं, जो भी है आपस में सुलझा लें, मीडिया के सामने किसी भी तरह की या और लोगों के सामने किसी भी तरह की इस बातों की चर्चा ना करें, क्योंकि उसका मैसेज खराब जाएगा। बात क्या होगा कि आपसी मनमुटाव है इनका और उसका फायदा कोई और उठाएगा। इसी को बीजेपी कहती है। बीजेपी क्यों श्योर है गठबंधन को लेकर कि सब बिखर जाएंगे 24 के आते आते? मैं ये सब जानना नहीं चाहता कि आप लोगों के पास से कहां से ये बातें आ जाती हैं कि गठबंधन में फूट है, ये सब चीजें मैंने आपके चैनल के माध्यम से, स्वदेश चैनल के माध्यम से, राखी जी के माध्यम से या अन्य कई चैनल के समाजवादी पार्टी का पक्ष को रखते हुए कई बार कहा है कि ये सब हवाई बातें हैं। इन सब बातों को क्या आप देखेगा कि पीडी इंडिया गठबंधन जो है, पीड़ित दलित और वंचितों का एक गठबंधन है और साथ में औरतों का एक गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों वाले रथ को रोकने का काम करेगा। और आप देखिएगा, मैं कई बार कई चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ, और कांग्रेस को साथ लेके चलने वाली बात है। तो कांग्रेस प्रमुख दल है, बड़ा दल है, उसके साथ हम लोग काम करने के लिए तैयार है। लेकिन उत्तर प्रदेश से इसका हिस्सा इससे तो रास्ता होके जाता है। आपने क्या ही प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के माध्यम से गए हैं, तो देश की प्रथम कुर्सी तक देने वाला राज्य एक अपनी अहम भूमिका निभाएगा। और गठबंधन में कोई झूठ नहीं है, आप देखेगा। और बार बार आप बात रिजर्वेशन बात बार बार निकल के आ रही है कि चेहरा कौन होगा, तो चेहरे के लिए मैं बता दूं कि देख लिए किसी के पास एक ही चेहरा है जो दाव खेलते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास कितने सारे विकल्प हैं, बहुत बड़े बड़े नेता बैठे हैं, जिसको देश चुनेगा, जिसको गठबंधन चुने, जिसको एक चुनावी मतलब वो जनता चुन के भेजेगी, वो प्राइम मिनिस्टर पद का चेहरा होगा। ठीक है, तो बहुत अनुभवी लोग बैठे। चलिए ठीक है, अनुभवी लोग, कोई गठबंधन में किसी भी तरह की फूट नहीं है। आप देखिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों वाले रथ को रोकने का काम करेगा, तो इंडिया गठबंधन करेगा। चलिए ठीक है। रमाकांत मिश्रा जी, आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच। रमाकांत जी, आपके पास बाद में मैं इसलिए आई क्योंकि आज गठबंधन की बहुत सारी बातों को मुझे सुनना था। देखिए, बीजेपी जो है वो बिल्कुल श्योर है और उन्हें लगता है, हमेशा आपके साथ भी मैं चर्चा में रही तो ये बात सामने आई थी कि ये इलेक्शन आते आते तक सब बिखर जाएंगे। अभी एक स्टेटमेंट जो मल्लिकार्जुन खड़गे का था मीटिंग के बाद आज, उससे भी लगा, लेकिन अच्छी बात है, संभलने की कोशिश है। बात यहाँ मुद्दों की हो रही है, कांग्रेस कह रही है, अभी निशांत जी भी कह रहे थे कि जो मुद्दे हैं और जिस तरह से वो चल रहे हैं उसके लिए आप देखिएगा अपनी स्ट्रैटेजी कोई टेलीविजन पर नहीं बताता कि हम किस रणनीति के तहत चल रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की काट जरूर करेगा ये पूरा गठबंधन। राखी जी, देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही कहा, आपने कोई भी अपनी रणनीति नहीं बताता, ये सही बात है। लेकिन एक चीज मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो कि देखिए इंडी गठबंधन बना क्यों, ये इंडी अलायंस बना क्यों? ये वही गठबंधन है जो यूपीए का, आप अगर कहेंगे तो यूपीए के जो कुकृत्य थे उसी को छुपाने के लिए इंडिया अलायंस बना। इसमें तो कोई इफ और बट वाली बात तो है नहीं। अब देखिए यूपीए ने क्या किया, यूपीए ने किसको छोड़ा? न ही सनातन धर्म को छोड़ा, न ही साधु संतों को छोड़ा, न ही जुडिशरी को छोड़ा, न ही लोकतंत्र को छोड़ा, न ही सेना को छोड़ा। सेना को भी गाली दी इन्होंने, इन्हीं के संदीप दीक्षित जी। आपने कहा जुडिशरी को किसने कब छोड़ा इन्होंने? एएनए का अगर आप जिक्र करेंगे तो वहां पर जो सीनियर 3 जज थे उस समय में उनको सीजीआई ने बना करके एएनए को बनाया गया। तो ऐसे अनेक आपको उदाहरण मिल जाएंगे यूपीए के अंदर में, जो वो कुकृत्य को छुपाने के लिए इंडी अलायंस बना। अब देखिए इंडी अलायंस की सफलता की बात जहां तक हो रही है, इंडी अलायंस की सफलता हो कैसे? चौथी मीटिंग हो चुकी है दिल्ली के अंदर में। हम इससे पहले भी हम लोग थे, बहस में थे हम लोग, और हम लोगों ने जिक्र भी किया था, जो कि दिल्ली के अंदर में जब हुआ था तो उस समय में लालू जी और नीतीश कुमार जी, जब खड़गे जी का नाम सामने आया, ममता दीदी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने नाम जब उनका प्रस्तावित किया, उसके बाद लालू जी भी नाराज हो गए और नीतीश जी भी नाराज हो गए। देखिए इंडिया अलायंस के अंदर में महत्वाकांक्षा बहुत है, और महत्वाकांक्षा जब तक आपको किसी भी गठबंधन के अंदर में सीमित नहीं होगा
तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। उसकी सफलता उसके ऊपर ही निर्भर करती है। अब देखिए, इन्होंने 31 दिसंबर तक कहा था, जो कि सीट का फार्मूला मेन जो अब बेसिक चीज है गठबंधन का, खास करके देखिए स्टेट में जिस तरह से हम लोगों ने देखा किस तरह से उठापटक हुई, मध्य प्रदेश के अंदर में हमने देखा समाजवादी पार्टी को किस तरह से कांग्रेस ने मतलब क्या शब्द नहीं उन्होंने प्रयोग किए। तो मुझे लगता है जो ठीक है, अगर कहीं ना कहीं आप समझौता करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन समझौते के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन आप अगर कहेंगे जो जिस तरह से इंडी अलायंस के अंदर में, तो जो नाराजगी अभी तक जो नाराजगी है, सफलता तब निर्भर करेगी जब तक नाराजगी दूर नहीं होगी। अभी यहाँ तो यही चीज चल रहा है जो कि कौन किसको कन्विंस करे, जो भाई आप ऐसी स्टेटमेंट न दें, आप ऐसे काम न करें जिससे गलत मैसेज जो जाए जनता के अंदर सामने में या एनडीए के सामने में। तो ये सारी चीजें अभी चल रही है। तो मुझे नहीं लगता जो कि इंडी अलायंस का, मैं इससे पहले भी बहस में बहुत बार कह चुका हूं, जो ये इंडी गठबंधन है ही यही चीज जो 2024 के चुनाव आप देखेंगे मार्च अप्रैल तक, जब आपको इलेक्शन का अगर अनाउंसमेंट हो जाता है, जो कब कब उसका चुनाव का तारीख अगर आ जाता है, उससे पहले ही देखेंगे आप बिखर जाएगा ये। यूपीए के अंदर, यूपी के अंदर में हो, यूपी के अंदर में हो, आप देखेंगे वेस्ट बंगाल के अंदर में देखेंगे, बिहार के अंदर में देखेंगे, तो ऐसे अनेक स्टेट में आप देखेंगे जो कि कहीं ना कहीं सीट फार्मूला हो या और भी अनेक विषय जिसके ऊपर में इंडी अलायंस मुझे नहीं लगता जो कि किसी तरह का कोई सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए आरपी श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से कुछ चीजें तो क्लियर हो गई गठबंधन की कि कांग्रेस अपनी कितनी सीट शेयरिंग के साथ होती है, तृणमूल टीएमसी जो है वो किस तरह से करेगी, संयोजक का नाम कौन होगा, 2 लोगों की सहमति है, फिर 2 लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात है कि बीजेपी हमेशा एक बड़ा प्रभाव लेकर चलती है। विपक्ष क्यों यहाँ पर ऐसा लगता है कि उस प्रभाव को तोड़ नहीं पाता है? क्या आपसी जो इनके मतभेद हैं या इनके जो डिस्प्यूट्स हैं वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? क्योंकि यहाँ पे सपा भी, कांग्रेस कह रही नहीं हमारी बहुत मजबूत रणनीति है, हम उसके साथ चल रहे हैं और कहीं भी हम पीछे नहीं हैं, लेकिन दिखता कुछ और है इलेक्शन के टाइम पे। राखी जी, जरा कुछ बातों को समझने की जरूरत है। जैसे अभी हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष यानी इंडिया अलायंस कहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो अलायंस है उसके सामने हमें लगता है कि जब से 3 राज्यों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है हिंदी पट्टी के, तब से उसके बाद से लगातार वो इलेक्शन मोड में है। आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी, उनकी यात्राएं साउथ की हो रही हैं, जेपी नड्डा और शाह बंगाल से शुरू कर रहे हैं, मतलब उनका एक रोज डेली कुछ न कुछ हो रहा है, एक स्ट्रेटजी तैयार हो रही है, और जिसकी वजह से लगता है, मतलब आम लोगों को भी लगता है कि बीजेपी पूरी तैयारी में है। उसका उनका जो एक कार्यक्रम है कि हम 400 के पार जाएंगे, तो उन्होंने अभी ये देखा है कि जो जिन सीटों पर वो चुनाव पिछला नहीं जीते हैं उनकी तैयारी वो पहले कर रहे हैं। साउथ जाने का मतलब क्या है भारतीय जनता पार्टी, मतलब है कि वहाँ उनके पास सीटें नहीं हैं तो वहाँ सीट बढ़ाने की कवायद है। ठीक उसी तरह से वेस्ट बंगाल में भी ममता दीदी का मिथक तोड़ने की तैयारी है, तो वो एक तरह से तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के बारे में कहूँगा, देखिए अभी ठीक है, इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं निश्चित रूप से अपने अपने राज्यों में काफ़ी मजबूत हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती दिया है, ये बात भी सच है। चाहे वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो या कहीं भी आप देखेंगे, उनको सीधी चुनौती दिया इन क्षेत्रीय दलों ने, तो निश्चित रूप से अपने आप में मजबूत क्षेत्रीय दल हैं। सवाल ये उठता है कि आज तक इन सारे दलों को जो अभी एक अलायंस के तहत हैं, अभी कोई चुनौती देते नज़र नहीं आ रहे हैं। ये 2 मौका इनको मिला था। एक तो ये कि दिल्ली सर्विस बिल पर जो है जिस तरह से केजरीवाल नाराज हुए थे और उसके बाद उन्होंने समर्थन मांगा था, कांग्रेस ने दे भी दिया था। दूसरा सबसे बड़ा मौका जो चूके विपक्षी दल, जब इनके करीब 150 सांसद उनको सस्पेंड कर दिया गया। अभी देखिए चुनाव में बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है और ये केवल एक धरना प्रदर्शन करके वहीं चुप हो गए, आगे बढ़ा नहीं पाए। उल्टे जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे मुद्दे को पकड़ लिया जिससे इनके इस तरह की जो बड़ी घटना थी उसको उन्होंने हल्का करने की कोशिश की। वो तो भला हो कि उस समय जो है पहलवानों का मामला आ गया, नहीं तो जो मिमिक्री कांड था इनके उस इतने गंभीर मुद्दे पर भारी पड़ गया और संसद में जिससे सुरक्षा में चूक हो गई थी उस मुद्दे को विपक्ष भुना नहीं पाया। अगर ये सारे सांसद इस्तीफा दे देते तो इतना बड़ा दबाव बना पाते सत्ता पक्ष पर जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन सवाल है कि अपने बचाव में उतर गए और अभी तक ये डिफेंस करना। देखिए इनकी पुरानी रणनीति
अब काम नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 4 कदम आगे सोचती है और वहाँ से अपनी शुरुआत कर रही है। ये अभी उसी लाइन पर चल रहे हैं। इनको निश्चित रूप से अपने रणनीति बदलने की ज़रूरत है। 30 तारीख तक लग रहा था कि सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा होगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अन्य दल, सारे दल मीटिंग कर रहे हैं। हो सकता है इनका इंटरनल कन्वर्सेशन हो, इनकी स्ट्रेटजी अलग हो, लेकिन इतना ज़रूर माना जा सकता कि फिलहाल अभी मोदी जी का चेहरा और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति निश्चित रूप से कई कदम आगे है। और ये चुनाव में लगातार ये देखने में आ रहा है कि ये जो है पूरी तैयारी के साथ हर जगह पर अपने जो है रणनीति बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में इनकी सरकार वापसी है, इनका हौसला भी बुलंद है। उसके अलावा आप देखिएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि अपनी उन सीटों को रिटेन करे जो पिछले चुनाव में इन्हें जीत करके आए और बाकी गेन करे। तो हमें लगता है कि आज की डेट में जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इंडिया अलायंस जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने एक जो है चुनौती बन के सामने आ रहा है। कार्तिकेय जी, मुझे ऐसा लगता है एक बात प्रभाव डालने की हो रही है। मुद्दों से भी हो सकता है, मैं मुद्दों को भी लेकर चलूंगी, लेकिन वो एक ताकत तो दिखे। जैसे कि अभी आरपी श्रीवास्तव जी ने भी एग्जाम्पल दिया था, संसद का जो मैटर हुआ था, जो सस्पेंशन का मैटर हुआ था, वाकई में यदि थोड़ा सा डिस्टेंस बचा था, 3-4 महीने इलेक्शन के थे, यदि एक साथ होके आप इस्तीफा दे देते तो निश्चित तौर पर प्रेशर होता। आप समझ रहे, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने इस तरफ से दिया, राम मंदिर वाला निमंत्रण वाला, कि वो कैसे खेल गई। तो ये बड़ा समझने की चीज है कि कैसे आप उन पर दबाव डालते हैं एक साथ होके। पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आपने कुछ बातें कही थी, उस बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा और आरपी सर की बात को भी स्पष्ट करना चाहूंगा। एक बात इसमें पूछिए, गठबंधन कहाँ है? मैं एक उदाहरण देता हूँ। महागठबंधन की समस्त पार्टियां, इंडिया गठबंधन की बात जब जातिगत जनगणना लेकर के हम बिहार में आए, तो इंडिया गठबंधन के तमाम लगभग सभी पार्टियों ने इस बात का समर्थन किया कि हम जब केंद्र में 2024 में सरकार में आएंगे तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। ये पहला उदाहरण मिलता है कि कहाँ पे गठबंधन है। दूसरा, संसद में तमाम विपक्षी दलों ने, इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने, सपा, तमाम पार्टियों ने, जब देश की सुरक्षा का मसला आया, संसद पे हमला हुआ, उसके बाद तमाम पार्टियों ने सवाल पूछा, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से जवाब दे। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री देश के इतना डर गए, सरकार इतना डर गई कि 147 सांसदों को बाहर कर दिया गया। वहां पर भी महागठबंधन साथ नजर आता है। 22 दिसंबर को इस बात को लेकर के, सस्पेंशन को लेकर के जंतर मंतर पे एक बड़ी रैली होती है, वहां पर भी महागठबंधन साथ नजर आता है। अब और उसको आगे लेकर के आते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। ये न्याय यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी कि देश में क्या हालात है, और भगवान राम को अगर आप देखेंगे, उनके चरित्र को देखेंगे, आप रामचरितमानस रामायण को देखेंगे, तो बाली सुग्रीव को लेकर के देखेंगे तो वहां पे भी भगवान राम ने न्याय किया था। अगर आप लंका में जाएंगे, लंका की जनता के साथ, विभीषण के साथ भी अगर किसी ने न्याय किया तो भगवान राम ने किया था। इसी न्याय को, जहां पे आजकल दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यकों के बीच में इतने बड़े हमले हो रहे हैं, उनको इस नजरिए से देखा जा रहा है, उनको न्याय दिलाने के लिए, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए, अग्निवीर के जवानों को न्याय दिलाने के लिए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ये न्याय यात्रा निकल रही है। अब महागठबंधन में, इंडिया में ये देखिए, गठबंधन में देखिएगा आप, यहाँ पे नीतीश कुमार जाति की जनगणना को लेकर के, उसको जागरूक करने को लेकर के अपनी रैली निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो, यूपी जोड़ो यात्रा निकल रही है। सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में साइकिल यात्रा निकल रही है। तो तमाम जगहों पे गठबंधन अपना अपना काम कर रहा है। ये स्वरूप जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, फिर हम रैलियों पे, मंचों पे, और अपना जो हमारा मैनिफेस्टो आएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा, तो किन मुद्दों को लेकर के कौन सी बातें, उसकी चर्चा हम जनता के सामने लाएंगे। जनता इस बात से पूर्ण रूप से वाकिफ है कि इस गठबंधन क्या देने जा रही है और किस तरीके से काम किया है इसने। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि गठबंधन सरकार आते थे टूट जाएगा। 2014 से अगर आप राखी जी देखेंगे 2024 तक में, तो आंध्र प्रदेश में इनके साथ टीडीपी थी, वो टूट गई इनके साथ। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ चुनाव लड़ते थे, वो टूट गई। पंजाब में अकाली दल इनके साथ था, वो टूट गया। बिहार में जेडीयू के साथ तो वो टूट गए। तमाम बड़ी क्षेत्रीय पार्टी इनका साथ छोड़ के जा रही हैं। एक अकेला कहने वाला व्यक्ति स्वयं के पार्टी के साथ 38 पार्टी को गठबंधन करता है। उन 38 पार्टियों की ऐसी तमाम पार्टियां जिनके राज्यसभा और लोकसभा के अंदर शून्य सांसद है, यहां तक कि विधायक भी नहीं है। एक अकेला कहने वाले लोग 38 पार्टियों को लेकर के साथ में आ रहे हैं। कितनी सीटों पे गठबंधन कर रहे हैं, कौन संयोजक है, उस पे एक शब्द नहीं बोला जाता है। लेकिन इंडिया अलायंस, ये लोगों को शर्म आनी चाहिए कि INDIA को इंडिया अलायंस INDI बोलते हैं, तो एनडीए तो फिर नड्डा अलायंस वाले लोग हैं। ये जो नड्डा अलायंस वाले लोग हैं, ये मुद्दों से दूर भाग रहे। इनका सिर्फ और सिर्फ काम है कि चुनाव लड़ना। अभी आतिश सर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि हमको इस्तीफा दे देना चाहिए था।
अगर ये तो चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ये तो चाहते हैं कि एक अकेला हुकूमत करे और यहाँ पे एक कहते हैं हिटलर शाही की सरकार आ जाए। अभी अंतरिम बजट आने वाला है, अगर हम सारे के सारे सांसद वहां से वॉकआउट कर देते तो ये तो देश का बंटाढार कर देंगे। इनसे सवाल तो कहीं ना कहीं तो पूछे जाएंगे ना। हमको संसद के अंदर भी इनसे लड़ना है और सड़क पर भी आके लड़ना है। तो वो इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी इनसे हर जगह पे लड़ रही है। ये वो लोग हैं चेहरे की बात करने वाले लोग। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या आप चेहरा दिखा के लड़ रहे थे? आपने चुनाव लड़ा था ना। और राजस्थान में तो ये हाल है कि सरकार बनने के 1 महीने बाद आपने अपने मंत्रियों को पोर्टफोलियो भी नहीं दे पाए। वहीं पे कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सरकार बनाती, अगले दिन ही जितने वादे कहे थे उसको पूरा करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी देती। आप में और गठबंधन में ये अंतर होता है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा, पार्टियां कौन है, उन सब तक काम चल रहा है, उन सब चीजों के नतीजे आ जाएंगे। और बिल्कुल ये चुनावी बिगुल बजने से पहले ही आ जाएगा। उसके साथ ही गठबंधन का और जो पार्टियों का और राजनीति में जो कर्तव्य होता है एक नेता का, एक पार्टी का, वो होता है कि आप जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के सड़कों पे आए, लड़े। उसका राखी जी 1 मिनट और बोलूंगा मैं। उसी की ये नतीजा है कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों पे बात नहीं करती थी, जो ये भूल गई थी कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, आपको जनता को किस तरीके से राहत मिल सकती है उन स्कीमों के ऊपर बात करनी पड़ेगी, वो भारतीय जनता पार्टी को विवश होकर के उन बातों पे आना पड़ा है। और भारत जोड़ो यात्रा की ताकत थी कि जो हिंदू मुसलमान सुबह शाम करते थे, इससे ये कन्नी काटने लगे। तो इंडिया गठबंधन, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे शिवसेना, तमाम लोग इनकी ईट से ईट बजा देंगे। ये आते निश्चित नहीं है, इनको चिंता है। यही आलम है कि एक चुनाव के बाद तुरंत भागदौड़ कर रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दों की बात नहीं करी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ भागदौड़ हो रही है किसी तरह हमारी सत्ता बच जाए। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है, वो जानती कि ये लोग जो 10,000 करोड़ रुपए का जिस पार्टी का फंड है, जो ये नहीं बताती कि राम कार्तिकेय जी, ठीक है, मुझे एक बात बताइए। अभी मैंने बीच में इंटरप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी बात पूरी आ जाए। मुझे बताइए, जैसे कि आप कह रहे थे कि हम लोग यदि वॉकआउट कर देते या हम इस्तीफा दे देते तो बजट आता, ये बंटाधार करते देश का। मुझे बताइए, तो बिल भी तो पास हुए ही ना, बिल भी तो सारी चीजों पर हुआ। विपक्ष यही कह रहा है ना कि हम तो थे नहीं, हमसे चर्चा नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो उन्हें जो करना है वो करेंगे, लेकिन एक ताकत दिखाने की बात थी, एक मजबूती के साथ सामने आने की, अपनी चीजों के लिए लड़ेंगे। एक बात बताइए, आज वो उस बिल पे संशोधन होगा नहीं होगा, वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे, तमाम चीजें, लेकिन वो होंगे तो वो पास तो हुए हैं। क्या उसको लेके विपक्ष इस बात की लड़ाई लड़ रहा है आज की डेट में कि आप लोगों ने बिना सहमति के, बिना चर्चा कराए कैसे चीजों को इंप्लीमेंट किया? संविधान का भी तो नियम कानून होता है। देखिए, कुछ मुद्दे, कुछ बातें ऐसी होती हैं कार्तिकेय जी, जो आनी चाहिए लोगों के बीच में कि हाँ, विपक्ष भी है ऐसा मजबूत विपक्ष जो चीजों के लिए लड़ रहा है। यहां तो एक तरफ ही छोड़ दिया और फिर कह देते कि तानाशाही की सरकार बीजेपी चला रही। राखी जी, मैं समझता हूँ खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए और तमाम इंडिया गठबंधन के पार्टियों के लिए सिर्फ एक सांसद ही विशेष नहीं है। एक सांसद 15 से 20 लाख जनता का नुमाइंदा होता है। तो वो उनको चुन करके भेजता है, इसलिए नहीं कि आप अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा के लिए आप वहां से इस्तीफा देकर के आपको चुना गया, वहां से आप है। और दूसरी बात ये है कि मैं तो बिल्कुल मान रहा हूँ कि ये बात कहाँ सुनते हैं, ये तो कभी ध्वनि मत से कहते हैं बिल को पारित करा देते या कभी कहते अध्यादेश लाकर के पारित करा देते, लेकिन उस संसद में रह करके लोगों की आवाज तो उठाई जाती है ना। कम से कम देश तो देखता है ना किस तरीके से ये 38% की वोट पा करके 62% लोगों की बातों को रखने नहीं दे रहे हैं। कम से कम वहां तो इनका सच उजागर होता है ना। एक तरफ इस्तीफा देकर हम कोई वहां से हट जाएंगे, ये तो चाहते ही है देश में, इनको इनके हिसाब थोड़ा करने देंगे। हम थोड़ी ना देश में हिटलर शाही लाने देंगे, हम थोड़ी ना लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, हम थोड़ी ना विपक्ष को साइड करके खत्म कर देंगे कि नहीं भाई सिर्फ पक्ष के लोग बैठेंगे, अपने मन मुताबिक कानून लाएंगे, अपने मन मुताबिक बजट लाएंगे, उसको पास करा देंगे। हमको जब तक होगा, हमारी आखिरी सांस तक अगर हमारे एक सांसद भी है तो संसद के अंदर लड़ेगा। इनको जो कुछ भी करना है बाहर करना है तो बाहर बात करेगा, जस्ट एक्सप्रेशन तो रिवोक होगा तो हम अंदर जाके बात करेंगे। ये तो चाहते हैं राखी जी, तो हम इनके अनुरूप थोड़ा कार्य करेंगे। ये कह देंगे चलो भाई हम इनके हिसाब से इस्तीफा दे देंगे, इनकी ईट से ईट तो जरूर बजाएंगे। जब हमको मौका मिलेगा तो हम संसद के अंदर जाके बोलेंगे। वो भी अब हम थोड़ा सा समय बचा था, मुझे लगता है हमें वो भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। निशांत जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। देखिए, मैं बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कह दूंगा तो हो सकता है चैनल के माध्यम से बुरा लग जाए। मेरे बहुत सारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं, उम्र में भी और लहजे में भी मेरे बहुत वरिष्ठ साथी बैठे और आप भी बैठिए, तो हो सकता है मैं कहूंगा तो बुरा लग जाएगा। अगर आप बार बार अभी आप धर्म की राजनीति कीजिए, देश के अंदर धर्म युद्ध चला है। मैं कई बार चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ
हूँ कि देश धर्म युद्ध की तरफ बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की जो विशेष नीति रही है कि धर्म युद्ध कराए देश के अंदर और धर्मनिरपेक्षता की तरफ बात को झुकाया जाए। बार बार आप लोग चैनल के माध्यम से साथी मेरे हैं तो सब लोग उठा रहे हैं कि किसको गठबंधन राम मंदिर में बुलाया गया, किसको राम मंदिर में नहीं बुलाया गया, क्या अलग विषय है देश के अंदर। लेकिन अगर मैं पूछ लूंगा तो फिर मैं आप दोबारा से एक ही बात कहना चाहता हूँ राखी मैम, हो सकता है आपको भी बुरा लग जाए क्योंकि चैनल के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से चैनल चलाए जाते हैं, चाहे मेरी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चैनल सब ऐड के माध्यम से चलाए जाते, कोई किसी को पैसा देगा। निशान जी गलत स्टेटमेंट। आपने पहली बात तो मेरी बात को अलग लिया। नहीं देखिए, नहीं, यदि आप मुझे मेरे सवाल पर टोकेंगे तो मैं समझूंगी, बट आप किसके माध्यम से क्या चलाया जा रहा है, क्या रन हो रहा है, चैनल कैसे चलते, उस पे जाएंगे तो मुझे आपत्ति आएगी। जहां तक मैंने धर्म की राजनीति की बात उठाई नहीं, मैंने क्या उठाया कि विपक्ष कितनी मजबूती के साथ एक प्रभाव डालने की कोशिश करता है, एक दबाव बनाता है। आप देखिए ना, क्या बीजेपी ने नहीं फंसाया कांग्रेस को? क्या बताइए, बीजेपी ने नहीं फंसाया कांग्रेस को? आज कांग्रेस इस उलझन में है कि हम जाएं कि नहीं जाएं, बताइए, आप खुद बताइए ना इस चीज को। मैं कहना चाहता हूँ कि देश के, मैं भारतीय जनता पार्टी की बता तो रहा हूँ, नीति बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि किसी की भी आवाज दबा के काम करना चाहते हैं, उनके बीवी बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है, जबरदस्ती उनको उठाने जेल में डाल दिया जाता है। आप आवाज उठाएंगे शायद आपके ऊपर मुकदमा हो जाए, हो सकता है हम लोग आवाज उठाएंगे, हम लोगों के ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि सरकारें जो चलाई जाती, थाने पुलिस सब चीजें सरकारों के माध्यम से मैनेज हो जाती है। मैं विशेष करके एक भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो भी सरकारें आती है सरकारें अपने तरीके से मैनेज करती है। लेकिन बात अगर राम मंदिर की आप करेंगे तो मैं बार बार एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरी कई भी बातें हो सकता है बुरी लग जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने किसानों की जो जमीन वहां से दी जाती है, ये मैं पूछूंगा उद्घाटन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जरूर पूछूंगा। भारतीय जनता पार्टी के मेरे गुरु बैठे हैं, पूछूंगा जरूर एक समय पे कि कितने किसान मुआवजे के बिना पीड़ित हैं, कितने किसानों को जेलों में ठोका गया जो अपनी जमीन नहीं देना चाहते। लेकिन एक समय आएगा हर चीज का, सदैव तो ईश्वर की भी नहीं चल पाई है ना, सदैव तो ईश्वर की भी नहीं चल पाई है। आप बात करेंगे राजनीति की तो 47 ईयर्स कांग्रेस ने काम किया है, तो सदैव तो कांग्रेस की भी नहीं चल पाई। आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया, तो क्रूर नीतियों के जो रक्त को रोकेगा वही जीतेगा। अब क्रूर नीति भारतीय जनता पार्टी करेगी तो ईश्वर सब देखता है, जनता सब देखती है, इसमें कोई संप्रेषण, मेरा कोई विशेष दबाव नहीं, मेरी कोई विशेष बातें नहीं। ये उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत की पीड़ा है। जिस लोगों के लिए योजना निकाले, गुरुजी मुझे अपनी बात, जिन लोगों के लिए योजना निकाली गई वो सभी लोग उस योजनाओं को नकारते गए। योजना क्यों निकाली? बाकी मैं फिर एक बार कहूंगा, देश धर्म युद्ध की तरफ बढ़ चुका है, जिसका भारतीय जनता पार्टी के क्रूर नीतियों वाले रथ को अगर कोई रोकने वाला काम करेगा, जिसकी जितनी अधिक हिस्सेदारी होगी उसको उतनी भागीदारी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन काम करेगा और आप देखिएगा जनता के माध्यम से जीत के आप लोगों के बीच आए। बिल्कुल ठीक है, और हम तो देखेंगे ही, देखना ही है, हम तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। बबीता जी काफ़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ी हैं, और बबीता जी पूरी चर्चा को मुझे लगता है काफ़ी देर बाद आप कनेक्ट हुई हैं, फिर भी बहुत सारे मेहमान जो अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे, वो बात गठबंधन की और विपक्ष की हो रही है। अब गठबंधन, ऐसा नहीं गठबंधन क्या करेगा, कौन सा कमाल कर देगा, लेकिन एक बात है, ये जो चर्चाएं हैं कि मजबूती नहीं दिखती विपक्ष की, वो मजबूत नहीं दिखता। पीएम मोदी या बीजेपी के सामने या उनकी स्ट्रैटेजी के सामने विपक्ष जो है वो मजबूत नहीं दिखता। अपने मुद्दों को लेके, अपनी बात रखने को लेके बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसे बुनाया जा सकता था, लेकिन उसमें भी पीछे रह गए। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है कि विपक्ष मजबूत नहीं है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता तो मोदी जी इतना डरते नहीं और विपक्ष को एक एक करके जेल में नहीं डालते। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता, विपक्ष ने ही मोदी जी को डरा रखा है। आज मोदी जी की जो नींद हराम हो रही है, ये इंडिया गठबंधन की वजह से ही हो रही है, और उसी वजह से मोदी जी इतना डरे हुए हैं कि कभी केजरीवाल जी को सम्मन भेजा जा रहा है, उनको भी जेल में डालना चाहते हैं। हमारे संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया। अगर मोदी जी डरते नहीं है तो क्यों अपोजिशन पे इतनी झूठी कार्रवाई की जा रही है, उनको जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा है ताकि ऑपोजिशन खत्म हो जाए, विपक्ष खत्म हो जाए, ताकि वो उनके लिए कोई कंपटीशन ही ना बचे। मोदी जी डरे हुए हैं, इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं, और उनकी नींद बिल्कुल हराम हो चुकी है, और उनको पता है कि विपक्ष इतना मजबूत हो चुका है, सारे एकजुट हो चुके हैं और उनकी हार निश्चित है। इसलिए वो इतना डरे हुए हैं और इसलिए वो सारे विपक्ष को जेल में डालना चाहते हैं। ठीक है, चलिए।
सारे विपक्ष पे झूठे एलिगेशंस लगा के, झूठे केसेस करवा के जेल में डाल दें। और जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, कितने भी भ्रष्टाचारी हैं, कितने बड़े बड़े घोटाले जिन्होंने किए हुए, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनकी फाइलें गायब हो जाती हैं और ना कोई चार्जशीट फाइल होती है उनके खिलाफ। और जो निर्दोष हैं, जिन्होंने आज तक शिक्षा के लिए काम किया है। बबीता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बबीता जी, आ रही अभी? हाँ अभी आ रही है, बोलिए। हाँ जी, तो ये हमेशा विपक्ष को खत्म करने का काम कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा, मुझे एक जवाब दे दीजिए। चलिए आप कह रहे हैं कि मोदी जी विपक्ष से डरे हैं इसलिए एक बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए मैं मान भी लूं, एक बार इस चीज को मान भी लूं, तो विपक्ष में एक राय क्यों नहीं दिखती? क्यों लोगों के सामने या बीजेपी के सामने हम ऐसा मैसेज देने की कोशिश करते हैं विपक्ष का कि सबको ये लगने लगे कि एका नहीं है? स्टेटमेंट्स तो ऐसे ही आ रहे हैं ना, वो आते विपक्ष की तरफ से ही है, एकता क्यों नहीं दिखती? बबीता जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी, बबीता जी, मेरा विपक्ष को सिर्फ नाम किया जा रहा है कि विपक्ष में एकता नहीं है। एकता नहीं होती तो ये गठबंधन ही बनता। ये गठबंधन बना है एकता की वजह से ही तो बना है। सब लोग इकट्ठे होके एक उसमें आए हैं, एकजुट हुए हैं, तो एकता तो है। और सिर्फ ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि इन लोगों में एकता नहीं है, इनके विचार नहीं मिल रहे हैं। अभी तक तो मीटिंग भी नहीं हुई है, अभी ये डिसाइड भी नहीं हुआ है कौन सी सीट पे कितने, कहां पे कौन कौन लड़ेंगे। तो ये सब चीजें सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, अभी तक कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है। और ये जनता को सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि विपक्ष कमजोर हो रहा है। ममता बनर्जी बड़ी सख्त नजर आई थी कुछ दिन पहले, अब वो धीरे धीरे कह रही हैं कि हम 2 तक चले जाएंगे। इससे भी बड़ी बात, जहां तक संयोजक के रूप में बात आई थी तो खड़गे का नाम सामने रख दिया था और उसके बाद अरविंद केजरीवाल उसका समर्थन कर रहे थे। फिर उसके बाद पता चला कि जो नीतीश जी हैं और लालू यादव है वो नाराज हो गए। मैं इन्हीं सब बातों को लेके बोल रही हूँ, कहाँ मजबूती है? एक राय नहीं है, एक राय नहीं है। और यदि है आपस में कुछ तो वो तो इंटरनल सॉर्ट आउट हो, लोगों के सामने आएगा, बीजेपी के सामने जाएगा तो सवाल तो उठेगा। एक राय है, एक मत है, तभी इंडिया गठबंधन बनाया गया है। और थोड़े बहुत मतभेद, थोड़ी बहुत आपस में हो जाती हैं, उसको ठीक है। आपकी ऑडियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी वापस आऊं आपके पास क्योंकि समय भी लगातार होता जा रहा है। आरपी श्रीवास्तव जी, मजबूरी हो सकती है ये कहना कि एक राय है, एक मत है, पर वो दिख नहीं रहा। और वो ऐसा नहीं कि हमें ही नहीं दिख रहा, वो किसी को भी नहीं दिख रहा, इसीलिए मैंने बात यहाँ पर निकाली थी। अभी जहाँ तक बात निकल कर आई है कि स्टैंड क्यों नहीं लेता विपक्ष, या जिस तरह से संसद का जो जिक्र यहाँ पर निकला था उस पर भी कार्तिकी जी ने बोला कि यदि हम ये भी कर देते तो विपक्ष तो बैठी, बीजेपी तो बैठी इस चीज़ के लिए कि आप तो जाइए, हम खुद ही तमाम चीज़ों को कर लेंगे, और ये बंटा ढार कर देते। तो दोनों तरफ से बातें हैं, लेकिन वो जो पॉइंट है जो आना चाहिए कि नहीं हम करें, तो वो मंशा, वो जो चीज है वो कैसे दिखे विपक्ष की? देखिए, लोकतंत्र में जो है पूरी ताकत दिखानी पड़ती है, जनता के बीच जाकर के बताने, एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। मेरा ये नहीं कहना था कि आप इस्तीफा दे देते, लेकिन एक ताकत बताना है। रही बात कि बजट सत्र या जो भी अनुपूरक बजट वगैरह आएगा उसमें ये कर क्या लेंगे इतने लोग रह के, इनकी संख्या बल बहुत कम है, और तो बहुमत से पारित हो जाएगा, उसके लिए तो कुछ कोई बोल ही नहीं सकता। दूसरी बात, आप खुद ही बोलते हैं कि विपक्ष का माइक हटा लेते हैं, बोलने नहीं देते हैं, ये करते हैं, तो रहेंगे तो भी नहीं बोलने देंगे। तो बेहतर है कि जनता को एक संदेश दे देते आप और अपनी ताकत, एकजुटता बता देते, तो लगता है कि हाँ नहीं एकजुट है। अब एकजुटता पर सवाल, अब ठीक है आपने जो है बाहर प्रदर्शन कर दिया, जंतर मंतर तक मार्च कर दिया, वो तो समझ में आता है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा आपका एजिटेशन नहीं था इतने गंभीर मुद्दे पर जिसको जनता में तक आप पहुंचा पाए हो। एक बात तो ये है। दूसरी बात राखी जी, एक चीज़ और भी समझने की ज़रूरत है कि आप यहाँ देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई बताते कांग्रेस। अब सवाल है कि विचारधारा क्या है? क्या इनकी विचारधारा से शिवसेना मेल खाती है? पहले तो नहीं खाती थी। दूसरी बात क्या है कि आप देखिए, जो आम आदमी पार्टी, वो भी विचारधारा उसकी विपरीत है। तृणमूल कांग्रेस आप देख ही रहे हैं। मतलब है कि जो है यूपीए का अलायंस था, उसमें जो पार्टियां जो दूसरी जुड़ी हैं अभी हाल में,
और एक अलायंस बना है, तो वहाँ देखिए मजबूरी भी है। जिस तरह से भारत सरकार मोदी मतलब ईडी से घेराबंदी की जा रही है, हमें लगता है विपक्ष का कोई नेता बचा ही नहीं जिसको समन न जारी हुआ हो रहा हो, या हो सकता है आने वाले समय में 2-3 बड़े नेता जेल चले जाएं। तो उनकी तैयारी देखिए भारतीय जनता पार्टी की कई तरह से है, एक ही तरह से नहीं है। वो पूरा उन्होंने हर मुद्दे पर विपक्ष को झुकाने की कोशिश किया है, ये बताने की, मोदी जी परसेप्शन देने की जरूर कोशिश की है कि देखिए विपक्ष जो है ईमानदार नहीं है। तो ये एक तैयारी है। तो ऐसे ईडी के सम्मन जा रहे हैं। अभी देखिए हेमंत सोरेन को सम्मन चला गया, अभी केजरीवाल जी रिसीव नहीं कर रहे हैं, उल्टा जवाब। लेकिन कभी न कभी तो इस तरह की जब परिस्थितियां हैं तो हो सकता है कि इन नेताओं के ऊपर शिकंजा कसा जाए। हो सकता है जो प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी इस तरह की कहानी हो। तो 2024 इलेक्शन आते आते ये गठबंधन इसको मजबूत मालूम परिस्थितियां भी बना दी हैं। ऐसा नहीं कि बिखर जाएगा कहने से भारतीय जनता, इनकी परिस्थितियां ऐसी बन चुकी कि एकजुट रही है, नहीं तो सब पर कोई न कोई शिकंजा कसा जा रहा है। तो इस एक तरह से देखना होगा कि विचारधारा का जहाँ तक सवाल है, हमें नहीं लगता कि ये दलों की, सारे दलों की विचारधारा इंडिया अलायंस की एक है। जहाँ तक जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस की बात है, निश्चित रूप से उनके बड़े बड़े घटक दल अलग हुए हैं, लेकिन उनको तो इस बात की परवाह नहीं है ना। वो तो अकेले दम पर ही 303 सीटें पा गए 2019 में, उसके पहले बहुमत थी। तो उनको लगता है कि हम अकेले ही बहुमत में रहेंगे। सारे हिंदी पट्टी के राज्यों में जो हिंदी हार्टलैंड है वहाँ पर उनकी जो सीटें हैं, अगर वो रिटेन कर जाते हैं तो निश्चित रूप से राज करेंगे। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के अलावा भी इन राज्यों का, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन सारे जगहों पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी जी को चुनौती नहीं है, लेकिन मोदी जी एक ऐसा फेस हो चुके हैं, एक चेहरा है जिनके सामने कोई विपक्ष का चेहरा नहीं आता। हम ये नहीं कहते कि वहाँ चेहरे नहीं हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, बड़े बड़े दल हैं जो इसमें, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि किसी एक चेहरे पर सहमति बना पाना थोड़ा कठिन हो सकता है। संयोजक को देख लीजिए, इस पद पर कौन रहेगा। अभी जिस तरह से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने खड़गे जी का नाम प्रपोज किया, तो अभी इन सारी चीज़ों को समझना होगा। हाँ, ये है कि समय से पहले इनको पूरी तैयारी, हमको लगता है कि जनवरी महीने में कम से कम एक स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए इंडिया गठबंधन को, जो विपक्ष है, कि सत्ता पक्ष से किस तरह से मुकाबला कर सकते हैं। नहीं तो धीरे धीरे क्या जनता में एक नया परसेप्शन डेवलप हो रहा है, और वो ये है कि लगता है कि कहीं विपक्ष जो हथियार डाल दिया है या विपक्ष की कोई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। तो इनको पूरा एक्टिव होना पड़ेगा, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सामने आना पड़ेगा, मुद्दे लाने पड़ेंगे, सारी चीज़ों से इनको दो हाथ करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल मेरा रमाकांत जी आपसे, क्योंकि समय भी होगा। निशांत जी, मैं कोशिश करती हूँ एक बार वापस आऊँ, बस एक सेकंड दीजिएगा। रमाकांत जी, अभी आम आदमी पार्टी कह रही थी कि मोदी जी तो डरे हुए हैं और इसीलिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं आप विपक्ष पर। विपक्ष तो एक है और बड़ा मजबूत है। देखिए राखी जी, यहाँ पर एक तो आज मुझे समय नहीं मिला, मैं थोड़ी सी ये भी हूँ, आपसे शिकायत भी है। लेकिन दूसरी बात ये मैं जरूर कहूंगा, जो कि क्या लिक्वर स्कैम को ये आप अदालत ने माना नहीं? क्या उसने तो माना, जो कि कहीं ना कहीं इसमें पैसे का लेन देन हुआ है। और जब संयोजक के रूप में जब अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह, पहले तो संजय सिंह जी भी नकार रहे थे, सिसोदिया साहब भी नकार रहे थे, लेकिन आज उनको जमानत नहीं मिल रही है। तो कहने का मतलब ये, जो फाउंडर है, चाहे वो संजय सिंह हो चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, आज न कल उनको सम्मान गया हुआ है। 3 सम्मान के बाद कोर्ट के सामने पेश होंगे या कोर्ट से इजाजत लेकर के उनको पूछताछ के लिए तो बुलाया जाएगा ही जाएगा। तो मुझे लगता है न कहीं ये डरने की बात नहीं है। अगर डरने की बात होती तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, हालांकि प्रोटोकॉल होता है बहस का, जैसे हमारे अभी मित्र ने, कार्तिकेय जी ने बेशर्म शब्द का प्रयोग किया, उनको नहीं करना चाहिए। जबकि मैं यही तो चीज कहना चाहता हूं, जनता ने इनको तो विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा। कम से कम 10% होना चाहिए था, वोट प्रतिशत होना चाहिए था, सीट होनी चाहिए थी, लेकिन उनके लायक भी नहीं छोड़ा इनको। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल जरूर मेंटेन करना चाहिए, शब्दों के ऊपर में जरूर चयन उनका सही होना चाहिए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर भ्रष्टाचार आपने किया है, जनता का पैसा लूटा है, तो जनता को जवाब भी देना पड़ेगा और जनता के पैसे को लौटाना भी पड़ेगा। यही मोदी जी कर रहे हैं, आज यही केंद्र सरकार कर। ठीक है।
ठीक है रमाकांत जी, हो गया पूरा? नहीं तो आप कहेंगे कि मुझे अंतिम जो समय होता जा रहा था उसमें फिर मौका नहीं मिला। नहीं, मैंने आज चर्चा आपको लास्ट में मैंने इसलिए भी लिया क्योंकि विपक्षी गठबंधन से मुझे बहुत सारे सवाल करने थे, क्योंकि ये जो गठबंधन बन के आया इनकी क्या प्लानिंग है, इसलिए वहां से चर्चा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और समय भी हो गया है, अब कार्तिकेय जी को भी बोलना है और निशांत जी को भी बोलना है, लेकिन मैं वापस नहीं आ पाऊंगी क्योंकि समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो है कि विपक्ष को कहां आका जाएगा, कितना वो मजबूत है नहीं है, पीएम मोदी के सामने जो चेहरा है वो क्यों कमजोर ही आका जा रहा है, ये उनको स्ट्रेटेजी बनानी है, उन्हें मंथन करना है कि वो किन चीजों के साथ है। कांग्रेस ने एक चीज क्लियर करी कि हम लगातार अपनी यात्राएं कर रहे हैं, तमाम चीजों के साथ हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो हमारे दल हैं वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर बहुत जल्द उन मुद्दों के सामने आएंगे जो एक ताकत बनकर बीजेपी को चुनौती देगा। लेकिन ये कितना सफल होगा, ठीक है, कहा है तो वो भी देख लेते हैं, आएगा तो सामने ही। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।